नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। आज एक कोई खबर नहीं, आज एक वीडियो आया और जब वीडियो को मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि ये वीडियो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। साथ ही फिर उस वीडियो में जो कही हुई बातें हैं, जब मैं उसे एक्सरे से देखता हूं तो मुझे भारतीय लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो दिखता है। एलन मस्क एक ऐसे टेक्नोक्रेट जिन्होंने कई कंप्यूटर के दुनिया में, सॉफ्टवेयर के दुनिया में अजूबे किए हैं, बहुत बड़े नामी उद्योगपति विश्व के। उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। In my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean, I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, in-person voting with proof of with ID, which by the way, every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud. ये वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। उनका कहना था कि मैं खुद कंप्यूटर को जानता हूं, लेकिन मैं कंप्यूटर पे कभी विश्वास नहीं रखता। यदि सही मायने में लोकतंत्र और जनभावना को समझना होगा तो आपको मतदान बैलेट पेपर से ही करना होगा और हाथों से ही बैलेट पेपर की गिनती होगी। उसी से ही जो नतीजे आएंगे उन्हें हम प्रामाणिक नतीजे कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के साथ कुछ भी हो सकता है। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं कंप्यूटर का आदमी हूं। एलन मस्क जैसे टेक्नोक्रेट द्वारा चुनाव आयोग की मशीनों को जिस हिसाब से धुतकार कर फिर सही लोकतंत्र के मायने ढूंढने के लिए फिर आपको बैलेट पेपर पे जाने की बात कहते हैं, और जब इस वक्तव्य को मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे हाल ही में जो महाराष्ट्र के दौरे पे मैं था, तब बार बार लोग ये कह रहे थे कि हमें भी रिपोर्ट्स देख के, वहाँ के वीडियो देख के लग रहा था कि हरियाणा में तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि किसी भी हालत में भाजपा वापस नहीं आएगी। नतीजे आने के बाद भी पूरा हरियाणा अभी तक इस शॉक में डूबा है कि हुआ कैसे, मत तो दिए नहीं, चुनाव जीते कैसे। क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली जहां लाखों की तादाद में लोग आते थे, वहां हजारों में भी बहुत मुश्किल से होते थे। यहां तक कि जब मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई तो उसके लिए 2000 से ज्यादा बसें लगा के सारे जिलों से लोगों को लाना पड़ा, उन्हें रास्ते में भोजन भी देना पड़ा, तब जाके इस सम्मेलन में लोग आए। यदि जनता की अपनी सरकार होती तो जनता वैसे ही उमड़ आती है, लोगों को व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये सर्कुलर है सरकारों के। तो क्या चुनाव की मशीनों के साथ खेल हो रहा है? पूरे हरियाणा में 4 सीटें ऐसी है जहां जितने मत गिरे उतने ही गिने गए, बाकी हर सीट पे गड़बड़ झाला बताता है। ऐसा ही रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के समय भी 79 सीट पे था। लगातार कई जो समाज सेवी संस्था है जो लोकतंत्र के लिए लड़ रही है, वो लगातार सर्वोच्च न्यायालय में गुहार कर रही है। राजनीतिक दलों के साथ प्रॉब्लम है, चुनाव जीतने के बाद वो शांत बैठ जाते हैं और चुनाव हारने के बाद एक थोड़ी देर के लिए एक उबाल आता है कि चुनावी मशीन ने किया, चुनावी मशीन ने किया, एक डेलीगेशन गया, ये गया। ये खाना पूर्ति वाला मामला है, लेकिन क्या सही मायने में लोकतंत्र ऐसा ही चलेगा? आज महाराष्ट्र की जनता जानती है कि वहां नतीजे क्या आएंगे। लोग कहते हैं कि लोकसभा के ही नतीजे विधानसभा में भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि ये सरकार वापस आई तो कह नहीं सकते, क्योंकि मशीनों का क्या। मशीनों के साथ जो लगातार खिलवाड़ हो रही है उसको लेके
चुनाव आयोग तो ये बात इतनी हंसी मजाक में टाल देते हैं, क्योंकि तमाम जो आरोप लगते हैं मशीनों के, या हरियाणा के चुनाव के बाद जो आरोप लगे, लोकसभा चुनाव के बाद जो आरोप लगे, उन सारे आरोपों को एक हिंदी फिल्म के गाने के साथ खारिज करते हैं हमारे चुनाव आयुक्त राजू कुमार, जब वो कहते हैं कि अपने उद्बोधन में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना। वो अपने समय को लेके समय को एंजॉय करना चाहते हैं। विपक्ष चिंतातुर है, नहीं ऐसा ही चलता रहा तो विपक्ष के कोई मायने ही नहीं होंगे। क्या विपक्ष आने वाले समय में चुनाव लड़ना ही छोड़ देगा? और जहां विपक्ष को सजग होना है, वहां विपक्ष अपने लिए लोगों का उन्माद देख, अपने लिए लोगों का समर्थन देख, एक पागलपन उन पे हावी हो जाता है, और जो काम करने होते हैं वहीं वो मार खाते हैं। मैं बार बार कहता था कि चुनाव प्रोसेस मात्र रैलियां नहीं है, चुनाव प्रोसेस मात्र उम्मीदवारों का बंटवारा नहीं है सीटों का, चुनाव मात्र उम्मीदवारों का चयन नहीं है, चुनाव मात्र उम्मीदवारों का फॉर्म एक्सेप्ट होना नहीं है। चुनाव का एक सबसे बड़ा जो प्रोसेस है, वो चुनाव के मतदान के दिन होता है। क्या आपका मतदाता बूथ पर पहुंचता है? क्या उसका नाम उस लिस्ट में है? क्या वो मतदान दे पा रहा है? और उसने मतदान देने के बाद जो आपका एजेंट अंदर बैठा है, क्या वो चेक कर रहा है कि आपका मतदाता वीवीपैट देखता है? उसके बाद जो एजेंट होता है, वो क्या फॉर्म C-17 पे साइन करता है? क्या वो देखता है कि जिस समय मशीन सील हो रही थी, उस समय उस मशीन पे कितने वोट गिरे, इसका आंकड़ा उसके पास है? कई जगह खबरें ये आई है कि लोगों ने दिन में ही, चुनाव खत्म होने के पहले ही फॉर्म साइन कर दिए थे। या तो बूथ पे या आज एजेंट को ये एजुकेशन ही नहीं था कि उसे टैली करके, देख के ही साइन करना होता है। ऐसी कई चीजें हैं, कई खबरें आती हैं, और फिर नतीजे जब बदलते हैं तो फिर लोगों को ताज्जुब लगता है कि ये बदले कैसे। ये जब ऐसी सरकारें बनती हैं तो लोक भावनाओं के खिलाफ भी होता है। लोगों का विश्वास कुछ दिनों के बाद मतदान से ही उठ जाएगा, क्योंकि मतदान करने के बाद भी यदि विपरीत ही नतीजे आते हैं तो फिर मतदान को ही क्यों जाए। यदि इस देश का मतदाता मतदान से हतोत्साहित होकर दूर चला गया तो फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा संकट होगा इस लोकतंत्र के लिए। तो फिर क्या वन पार्टी रूल ही इस देश में बना रहेगा? और ये लगातार हो रहा है। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट आती है, लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता नहीं। और चुनाव आयोग सुनेगा भी कैसा, क्योंकि जिस चुनाव आयोग का काम इस देश में चुनाव करवाना है, और इस देश का लोकतंत्र चुनाव के चलते ही मजबूत होता है, उस चुनाव का प्रोसेस ही ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो क्या करेंगे। इसी ट्रांसपेरेंसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त है, उनकी नियुक्तियां करने के लिए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विरोधी पक्ष का, सबसे बड़े विरोधी पक्ष का नेता, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों की कमेटी रहेगी, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाकायदा एक कानून लाकर पूरा सिस्टम बदल दिया। अब प्रधानमंत्री और उनके एक साथी दोनों मिलके तय करते हैं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन वो साथ में रखते हैं, उसने मना भी किया तो उसके नकार देने पर भी कोई उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि दो एक साइड पे और एक साइड पे होगा तो नतीजा तो वही होगा जो सरकार चाहेगी। तो ये कमिटी भी एक ढकोसला है। कमिटी में जो विपक्ष का नेता होता है, वो मना भी करे किसी नाम पे तो भी दो लोग साथ में होने की वजह से वो नाम आता है। और राजीव कुमार का अपॉइंटमेंट ऐसा ही हुआ। जब राजीव कुमार को पता है कि उन्हें अपॉइंटमेंट इस काम के लिए किया गया है, तो फिर वो क्यों सुनेंगे। वो तो इन तमाम विपक्ष के क्रोध को, विपक्ष के विलाप को, तो वो मात्र ये बोल के चले गए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या कहना। लेकिन इस देश की जनता को अब वाकई सोचना होगा। ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, ये एलन मस्क है, जिसके लिए बिल्कुल रेड कारपेट लगा के भारत सरकार भी स्वागत के लिए है। टेक्नोलॉजी का एक ऐसा इंसान जिसने टेक्नोलॉजी को अपने उंगलियों पे खिलाया हो।
और यदि एलन मस्क स्वयं कहते हैं कि मेरा भी इस पे विश्वास नहीं मशीनों पे, यदि सही लोकतंत्र रखना है तो आपको किसी भी हालत में बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाने होंगे। जब मैं एक से देखता हूँ तो मुझे फिर मेरा लोकतंत्र भी खतरे में आता हुआ दिखाई देता है। क्या हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय के कानों में ये शब्द पहुँचेंगे? जो लोगों का विलाप है ये पहुँचेगा? चुनाव आयोग तो बिल्कुल गांधी जी के बंदरों जैसी स्थिति हो गई है कि मैं वही देखूँगा जो सरकार चाहती है, मैं वही सुनूँगा जो सरकार चाहती है और मैं वही बोलूँगा जो सरकार कहती है। एक सिरे से मुझे ये यहाँ तक चीज़ें दिखाई देती हैं। आज न्यूज़ लॉन्चर पे इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।